जून 2004 में एक पश्तून अपने मिट्टी से बने एक घर में मौजूद सैटेलाइट फोन के जरिए एक सहाफी से बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से वो जंग लड़ रहे हैं, वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को किस तरह परेशान करके रखा हुआ है। सैटेलाइट फोन पर होने वाली इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक साथी से सवाल किया कि उनके सरों पर उड़ता हुआ ये अजीब धाती परिंदा क्या है। ये वो वक्त था जब ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यही वजह थी कि इस नौजवान कबायली ने जंजीलात में पूछा कि ये क्या चीज है। इस गुफ्तगू के 24 घंटे के अंदर अंदर एक मिसाइल हमला होता है और वो कबायली जंगी कमांडर अपने साथियों समेत मारा जाता है। ये पाकिस्तान के कबायली इलाके में होने वाला सबसे पहला अमरीकी ड्रोन हमला था। ये हमला कब हुआ, किसने किया, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सारी कहानी इस वाक़ये के तकरीबन 10 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बयान की गई। क्योंकि इस हमले में सारे लोग मारे गए तो इस कहानी की सारी सच्चाई अमरीकी CIA की बयान करदा ही है। पाकिस्तान के जनूबी वजीरिस्तान में मारे जाने वाला ये कमांडर नेक मोहम्मद था, पर हमला किसने किया उस वक्त किसी के इल्म में नहीं था। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल शौकत सुल्तान ने कहा कि हम नेक मोहम्मद का ताक़ुब कर रहे थे और हमारी अफवाज ने इसे हलाक कर दिया है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि नेक मोहम्मद का सुराग कैसे लगाया गया, उनका पता चलाने वाला कौन था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया में ये चामैगोइयां थीं कि तालिबान कमांडर को ढूंढने में अमरीकियों ने पाकिस्तान आर्मी की मदद की, लेकिन मीडिया में अमरीकी CIA के ड्रोन्स के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था कि ये ड्रोन हमला था। इसके बाद बुश इंतजामिया ने फैसला किया कि अलकायदा और तालिबान की पाकिस्तान में रुपोश क़ियादत को निशाना उन्हीं ड्रोन के जरिए बनाया जाए, जो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में रुपोश हो गए थे। नेक मोहम्मद न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे थे बल्कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी दस्तों पर भी हमले कर रहे थे। मतलब ये कमांडर मुश्तरका दुश्मन ठहरा। इस वक्त तक अमरीका ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान में ड्रोन से हमले करना शुरू कर दिए हैं। अमरीकी CIA के ज्यादातर ड्रोन हमले सदर बुश के दूसरे दौर जबकि सदर ओबामा के दोनों अदवार के दौरान हुए। अपने अदवार में सदर बुश ने पाकिस्तान में 48 हमलों की इजाजत दी थी। जनवरी 2009 में सदर बनने के बाद बाराक ओबामा ने ड्रोन्स को बुनियादी कौमी सलामती का हथियार बना लिया। ड्रोन हमलों में तेजी आती गई और हमलों की शिद्दत बढ़ गई। यही वजह है कि हलाकतों की तादाद बुश इंतजामिया के दौर के मुकाबले में ज्यादा थी। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से दहशतगर्दों के साथ साथ मासूम शहरियों की अमवात के बाद उनकी मुखालफत बढ़ती गई। ये बात ड्रोन वॉर्स के उन्वान से शाये होने वाली 2013 की रिपोर्ट में बताई गई। उन हमलों पर पाकिस्तानी हुक्काम का रद्द अमल खामोशी की सूरत में था, लेकिन अब पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में ड्रोन हमलों की मुखालफत में खबरें शाये करना शुरू कर दी थीं। साथ ही पाकिस्तानी और अमरीकी इंटेलिजेंस सर्विसेज की क़यादत में होने वाले ड्रोन प्रोग्राम के बारे में मौजूद मुफाहमत से पर्दे उठना शुरू हो गए। 2013 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ए सीक्रेट डील ऑन ड्रोन्स के उन्वान से रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी ISI को ये डील पेश की कि नेक मोहम्मद को हलाक करने के बदले पाकिस्तान CIA को ड्रोन उड़ाने के लिए पाकिस्तानी अड्डे देने का समझौता करेगा। तो ये पाया कि अमरीका कभी मिसाइल हमलों को तस्लीम नहीं करेगा और पाकिस्तान मारे जाने वाले अफराद का क्रेडिट खुद लेगा या फिर खामोश रहेगा। उस वक्त के हालात व वाक़ियात इस अमर की गवाही देते हैं और ये दौर था डिक्टेटर मुशर्रफ का, लेकिन पाकिस्तानी ISI इसकी सख्ती से तरदीद करती रही। अल-मुमताज़ वाइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्रोन जंगी हथियार कब और क्यों बना। 1995 इनमें जिद्दत लाई गई और वो जिद्दत थी सेंसर और वीडियो कैमरे। सैटेलाइट ने एक नई हैरत अंगेज दुनिया आबाद कर दी, लेकिन उसके इस्तेमाल पर लागत बहुत ज्यादा आती थी। शुरू में UAVs ने 60 मील तक देखने की सहूलत मुहैया की। ये ड्रोन 12 घंटे की परवाज कर सकते थे। बाद में इस ड्रोन का नाम प्रेडिटर रखा गया। प्रेडिटर जल्द ही अमरीकी फौज के लिए निगरानी का तरजीही हथियार बन गया। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एमलकांसी के हमले और 1998 में अफ्रीका में 2 अमरीकी सिफारत खानों में धमाकों का जिम्मेदार अलकायदा को ठहराने के बाद 2000 में प्रेडिटर का मिशन था कि वो अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को तलाश करे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हम ड्रोन पर मिसाइल क्यों नहीं रख सकते। ये तजुर्बात 2001 में मुकम्मल हुए और 9/11 के हमलों के फौरी बाद हथियारों से लैस पहला प्रेडिटर काबुल और कंधार पर परवाज कर रहा था। ये प्रेडिटर का MQ-1L डिजाइन था।
अमरीकी फिजाइया की टेक्नोलॉजी में तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने इस जनरेशन के ड्रोन को 2003 में फिजाई और खलाई अजायब घर को अतिया कर दिया। शुरू के ड्रोन में जमीन का मंजर सिर्फ उसे चलाने वालों को दिखाई देता था। इसी असना में अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी जंग जारी थी। ड्रोन्स के कैमरों और सेंसर्स को ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ दिया गया। पूरी दुनिया में कहीं भी इसके जरिए बराह रास्त तमाम मंजर देखना और मिसाइल से निशाना लगाना मुमकिन हो गया। इस टेक्नोलॉजी के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में कंप्यूटर से ये ड्रोन ऐसे उड़ाए जाते जैसे कोई वीडियो गेम। जवाबी रद्द अमल भी नामुमकिन। ये सब अमेरिका से सैटेलाइट के जरिए से कंट्रोल किए जाते। प्रेडिटर से अगली जनरेशन ड्रोन टेक्नोलॉजी में रैपर की थी, जो मिसाइलों के अलावा लेजर बमों से भी लैस था। ये 1000 मील और बगैर रुके 14 घंटे उड़ सकता था। अमेरिका के अलावा नेटो और फिजाई अफवाज जो रैपर इस्तेमाल कर रही हैं, इनमें बरतानिया, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब वापस अपनी असल कहानी की तरफ आते हैं। जब मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर पे कार्रवाई और नवंबर 2011 में नेटो फिजाई हमला हो जाता है, जिसमें 24 पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हो गए। ये वो कार्रवाइयां थीं जहां अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात का टकराव पैदा हुआ। इन वाक़यात ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासिर किया और अमेरिका को बलूचिस्तान में कायम शमसी अड्डा खाली करना पड़ा, जहां से मुबैना तौर पर ड्रोन उड़ाए जाते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वही हवाई अड्डा था जिसकी पाकिस्तान तरदीद करता था कि अमेरिका को कोई अड्डा नहीं दिया गया, लेकिन नेक मोहम्मद की कीमत पे मुशर्रफ इंतजामिया ने अमरीकियों के हवाले किया था। ये वो जमाना था जब अमरीकी महकमा खारजा के अंदर से ओबामा इंतजामिया से कहा जा रहा था कि ड्रोन हमलों की तादाद में कमी लाई जाए, क्योंकि इसकी वजह से इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात पर मनफी असरात पड़ रहे। उस वक्त अमेरिका में भी ड्रोन मुखालिफ बहस चल पड़ी। इस बहस के पीछे एक ऐसा दिलखराश मुकालमा था जो एक अमरीकी जज और बम ब्लास्टर के दरमियान हुआ। वो मुकालमा ये था कि जज ने फैसल शहजाद से पूछा कि बम धमाका करके वो खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह लोगों को कत्ल करके क्या हासिल करना चाहता था। तो इसका जवाब था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में जब ड्रोन हमला होता है तो वो औरतों, बच्चों और आम लोगों को नहीं देखता, बल्कि वो किसी को भी नहीं देखता, वो इन तमाम को मार देता है। तो किसी ने आज तक ये सवाल उन हमला करने वालों से पूछा? यकीनन इसका जवाब नहीं में होगा। इस केस का फैसला क्या हुआ ये एक अलग दास्तान है, मगर अमरीकी अदालतों में फैसल शहजाद के एतराफात को अमरीकी मीडिया में भरपूर पजीराई मिली। फैसल शहजाद के जवाब ने यूरोप और अमेरिका में एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो पाकिस्तान ड्रोन हमलों में कमी का बाइस बनी। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों की मुहिम के आगाज में सरकारी या अवामी सतह पे कोई मुखालफत नहीं देखी गई थी। ताहम फैसल शहजाद के जवाब ने पाकिस्तानी कबायली मक्तलगाह को एक ताज़ा अमन का झोंका फराहम किया। एक तरफ फैसल शहजाद ने मगरबी ज़मीर पे ज़रब लगाई, तो साथ ही एबटाबाद की कार्रवाई और नेटो हमले ने पाकिस्तानी मुक्तदर हलकों को खूब शर्मिंदा किया। हमारी मिली बेहिस्सी और मुर्दा ज़मीरी का किस्सा कुछ यूं आता है कि एक मगरबी रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमलों की ज्यादातर मुखालफत सियासी और मजहबी नौयत की थी। पाकिस्तान का उर्दू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्रोन के खिलाफ बल्कि एक ज़बान था, जबकि अशराफिया के लिए शाये होने वाला अंग्रेजी ज़बान का मीडिया निस्बतन ड्रोन हमलों पे हमदर्दाना रवैया रखता था। जहां पाकिस्तानी अंग्रेजी ज़बान में शाये होने वाले मीडिया में ड्रोन की कवरेज मनफी होती थी, वहीं अंग्रेजी मीडिया ड्रोन के हामी नुक्ता नज़र को खूब कवरेज देता। हमारे मुआशरे में छुपा दोहरा मेयार ही हमारी पॉलिसी मेकर तक पहुंचता है, जो न सिर्फ मुल्क के लिए नुकसानदेह है बल्कि कौम को भी तकसीम दर तकसीम करता जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।